नहीं जाएगी। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ और बार बार जिक्र करता हूँ कि 5 रिफाइनमेंट के तरीके होंगे। क्या वो जी आपने जी। रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी को समझा है? क्योंकि यदि आप उसे समझ लेंगे तो जब आप अपने ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और बड़े साइंटिफिक तरीके से बात कहने का मौका मिलेगा। मैं नहीं, स्पेसिफिक मैंने तो अपने ग्रुप में आपके सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, और नहीं, मैंने मैं ये कहा है कि एक मैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये डॉक्यूमेंट अभी बना दूंगा मैं, आपने ठीक कहा। उसका एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है कि रिफाइनमेंट स्ट्रेटेजी मतलब कोई भी व्यक्ति, इवन देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बात आपके ऊपर थोप नहीं पाएगा। जी जी जी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो, हमारे देश के संविधान ने आपके विवेक के अनुसार, आपके हिसाब से क्या शक्ति दी है प्राइम मिनिस्टर को? मैं यदि उसे देखता हूं तो मुझे ये चीज़ जी समझ में आती है कि देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही शक्ति है। वो शक्ति है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम रिकमेंड करने की। जी जी। इसके अलावा कोई दूसरी शक्ति मैं नहीं देख पाता हूं। मुझे बाकी सब शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। इस बात जी से जी। आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम रिकमेंड तो प्राइम मिनिस्टर करता है ना। नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर उनको कंसल्ट ही नहीं करता है। जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री हाँ ये। जवाहरलाल एक मिनट, मैं उसको विषय वस्तु के साथ पुरानी और नई दोनों चीज़ों को कहते हुए आपको स्पष्ट करता हूँ ना। जैसे जी जवाहरलाल जी नेहरू ने जब हमारी जीतती हुई सेना को ना तो सेना के अध्यक्ष से पूछा, ना ही अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा, ना ही अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से पूछा, और वो किस संवैधानिक शक्ति से ऑल इंडिया रेडियो में जाकर उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की, ये कभी चर्चा का मुद्दा क्यों नहीं बना? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात मतलब मेरे ख्याल से तो प्राइम मिनिस्टर में शक्ति नहीं थी बिना जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा किए, जो उन्होंने नहीं किया। है। हाँ क्योंकि सरदार पटेल जी ने तो अपने जो है पीएस को दौड़ाया था कि भैया ये जवाहरलाल नेहरू को पकड़ो, कहीं एक उल्टा सीधा ना कर दे जाके। और जी। जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो जाने के अंदर जाने के बाद उसे बोल्ट कराया। मतलब ही वाज अप्रहेंडिंग के समबडी मे ब्लॉक हिम। हम्म। तो उस उनका जो ये एक्ट था वो बहुत सोची समझी घृणित एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी थी। जी यदि उसकी भर्त्सना उस समय कर दी गई होती तो भारत कुछ भिन्न होता। लेकिन हम और आप हाँ जैसे जी लोगों ने अपने लाभ के लिए कौन प्रधानमंत्री की भर्त्सना करे? जी। अदरवाइज होता कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर नॉट हैविंग द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कॉन्ट डू इट। यस। आपका ये जो ऑल इंडिया रेडियो पे जाकर युद्ध विराम घोषणा करना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यू डोंट हैव द पावर। जी अब अज्यूम करिए कि अभी अपन डीमोनेटाइजेशन कहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी 12 जी। बजे जाके जो है ना रेडियो पे अनाउंस करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन है। क्या उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा की थी? ना। तो क्या माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को शक्ति थी? जब सुप्रीम कोर्ट में ना। ये चर्चा हुई तो क्या इस बिंदु पर चर्चा नहीं होना चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैविंग एनी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम द डिस्कशन एंड कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड सिंस जी he has not discussed with the council of minister, hence it is ultra virus. Prime minister per se is not having the power of the demonetization. हम्म। He will have all the powers after collective decision of the council of minister. जी जी। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप अपने अपने प्यादे आपने रख दिए हैं,
जो आपको कभी क्वेश्चन करने की औकात और हिम्मत ही नहीं रखते हैं। इसलिए हमने नई व्यवस्था में कहा है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा वो भैया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से कोई नहीं बनने वाला है। हमें जो है ना इतना पार्ट संशोधित करना पड़ेगा संविधान का कि जो भी मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, जो भी सांसद का टिकट मिलेगा, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बात समझ रहे हैं ना आप? तो शुरू में वी माइट यूज द इनडायरेक्ट पावर एंड देयर आफ्टर द अमेंडमेंट हैज टू बी डन। क्योंकि यदि आपने किसी चीज को कंसीव किया और उसको लॉजिकल एंड तक आप पावर तक यदि ले जाने में सफल होते हैं तो यू विल बी हैविंग सम इनफॉर्मल पावर, है कि नहीं? तो शुरू में आप इनफॉर्मल पावर का यूज करके उसके तहत जो है ना जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको आप कैबिनेट का जो है ना उनको आप मिनिस्टर का रैंक दीजिए, ठीक है ना? और बाद में जब आपके पास शक्ति आ जाती है तो उसमें संविधान में भी उस बात को डाल दीजिए। राइट। क्योंकि यदि चाटकारों का गिरोह है तो चाटकारों के गिरोह से कंसल्टेशन इस संविधान की हसाई है। इट इज नॉट ए कलेक्टिव डिसीजन ऑन मेरिट। बिल्कुल। आप बताइए, इस देश में मोदी है तो संभव है, ये डायलॉग क्यों होना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्यों है भाई ये डायलॉग? भाई मोदी इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव डिसीजन। जी। तो कलेक्टिव डिसीजन को जो ना क्रेडिट दीजिए ना आप। व्हाई आर यू टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल? यस। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज थ्रस्ट नहीं की जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा। यदि आपके पास समय है और एनर्जी है तो मैं उसे आपके इसलिए जेहन में रजिस्टर कराना चाहता हूं कि यू आर वन ऑफ माय ब्रांड एम्बेसडर। जी। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो भी सोचा हो, जो भी मॉडल्स बनाए हो, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, ये शायद मैंने बात आपको बताई है कि 2020 में मुझे 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद कंसीव करके उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने का मौका मिला है। ये बात आई डोंट नो कि मैंने आपको पहले बताई है या नहीं बताई है। मुझे लगता है बताई होगी शायद। नहीं, ये बात नहीं बताई। अच्छा, आपको शायद ये भी मैंने बताया होगा कि 32 जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा MOU है, जिसमें IIT कानपुर, IIT दिल्ली जैसे जो है ना दिग्गज संस्थान भी सम्मिलित हैं, जहाँ के मैंने हजारों स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप में टेक्निकल सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं। इसमें IIT कानपुर भी है। अच्छा, एज ए पार्ट ऑफ दिस अच्छा भारत मिशन? इट वाज द पार्ट ऑफ, तब उस समय तो अच्छा भारत का वर्ड क्वाइन नहीं किया था क्योंकि इट वाज बीइंग ड्रिवन एज ए DG पुलिस रिफॉर्म। उस समय क्राइम फ्री भारत पे ही फोकस था और जो मॉड्यूल्स डेवलप किए गए थे दे वर मोर फॉर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द पुलिस टू डू द वेरी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन। राइट। जिसमें जो 5 सर्टेनिटी हमने कही थी कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, उसमें ये 5 चीज़ें हमने ज़रूर जोड़ दी थी कि झूठी FIR दर्ज करना, झूठी जो है बयान गवाही देना, पुलिस के द्वारा FIR को तायद करते हुए अपने मन से कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना और झूठी बहस करना, ये परजरी के 5 जघन्य अपराध होंगे जो कि हत्या के अपराध से भी बड़े अपराध बना दिए जाएंगे। जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ जी। तो हाँ, तो मेरा जो है आपसे ये निवेदन है कि नथिंग विल बी फोर्स्ड ऑन एनीबडी। मतलब मैथिली शरण गुप्त को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उन्होंने कुछ मॉडल्स बना लिए और किसी पे ऊपर थोप दें। वो ये मेरी खुद की धारणा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी धारणा है यार। और इसमें जो है इसको हम संवैधानिक तरीके से करने के लिए हमने वो तरीका भी निकाल लिया है। तो
एक आपने देखा होगा कि जब आपने कभी पार्लियामेंट्री बहस जरूर टेलीविज़न पे देखी होगी कि नियम फलाने फलाने के तहत चर्चा की जा रही है, सुना है क्या आपने? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सुना सुना। तो वो नियम कौन से हैं? दे आर नियम ऑफ द बिजनेस रूल्स। क्या कहते हैं उसको? बिजनेस यस, रूल्स, बिजनेस रूल्स। राइट। तो मैथिली शरण गुप्त का जी जी। कहना है कि हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट, एक बड़ा प्राइमरी अमेंडमेंट करेंगे कि कोई भी मैटर, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में तब तक विचारण के लिए नहीं ला सकता है जब तक वो 5 जो है रिफाइनमेंट प्रक्रिया के से होके ना गुजरे। जी और वो जी। लंबी प्रक्रिया है, मतलब पहले प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में 15 दिन लग रहे हैं, तीसरे चरण में जो है ना 15 दिन लग रहे हैं, और फिर जो है चौथे चरण में तो 45 दिन लग रहे हैं, और पांचवें चरण जी में जी। 15 दिन लग रहे हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया है। तो एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब इतनी लंबी प्रक्रिया में आप यदि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में हैं तो आपकी प्रक्रिया में तो निर्णय ही नहीं हो पाएंगे। मैंने हाँ कहा जी। उसके लिए एक इमरजेंसी मॉड्यूल भी है, आपको इमरजेंसी की घोषणा करना पड़ेगी और वो इमरजेंसी मॉड्यूल विल कम इनटू प्ले। तो बोले साहब ये इमरजेंसी मॉड्यूल क्या होता है? मैंने कहा साहब ये मॉड्यूल ये है कि जैसे ही आप इमरजेंसी घोषित करेंगे एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड एंड द मोमेंट इमरजेंसी इज ओवर, बिना किसी के कहे वो अपने आप रिव्यू प्रोसेस में चला जाएगा। एंड इफ यू कुड नॉट जी। सस्टेन योर और जस्टिफाई योर डिसीजंस, प्राइम मिनिस्टर विल गो टू जेल। बात समझ रहे हो कि नहीं राइट समझ रहे हो? राइट राइट। ये मॉड्यूल का समझ हिस्सा गए। है। तो जी जी जी। हम इमरजेंसी का दुरुपयोग करने की बजाय हम इमरजेंसी में कोई गड़बड़ ना हो जाए इससे हमेशा भयभीत रहेंगे और वही निर्णय लेंगे जिसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। अभी अभी वही तैयारी चल रही है, यहाँ तो इमरजेंसी लगाने की तैयारी चल रही है। नहीं, ये तो इमरजेंसी दुष्टता वाली इमरजेंसी है। ये तो इमरजेंसी दुष्टता हाँ वाली है जिसमें आप जो है, अभी बताइए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप उन 1975 का आपने इमरजेंसी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सर। बच्चे तो रहे होंगे। हाँ नहीं, मैं आई वॉज बॉर्न इन 1976। अच्छा, तो आप तो यार बच्चे हो यार हम लोगों के सामने। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, नहीं मुझे एहसास नहीं था, मैं अपना समकालीन मान रहा था आपको। नहीं नहीं। एनीवे ज़्यादा डिफरेंस फिर भी नहीं है, ठीक है ना? जी तो जी जी। मेरा इसमें कहना ये है कि श्रीमती गांधी ने जी कोई भी काम खुद जाके रोड पे किया क्या? जो भी ना। गड़बड़ियां हुई हैं, हम जैसे लोग जो कि सत्ता की सीटों पर बैठे हुए थे, हम लोगों ने वो